तो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, स्विच केस और फंक्शन। स्विच केस में तकरीबन मेरा ख्याल क्लियर हो गया था। जो प्रॉब्लम आई है या जो मैंने मैसेज ग्रुप में पढ़े वो थे फंक्शन से रिलेटेड। फंक्शन समझ नहीं आए। अच्छा, अब फंक्शन एक दफा रिवाइज कर लें कि पूरा कंसेप्ट दोबारा पढ़ लें? ठीक है, कर लो। अच्छा, ये मैंने 6 लाइन का कोड लिखा है, सिंपल। 6 स्ट्रिंग्स प्रिंट करवा इसमें काउंटिंग लिखी हुई है 1 to 6। अच्छा, ये जो कोड है ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलेगा और सारी की सारी लाइनें एक ही सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर एक दफ़ा मैंने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर दी है तो सारी की सारी लाइन्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर मैं दरम्यान में प्रोग्राम को नहीं रोकूं या अपने एप्लीकेशन को बंद नहीं करता तो सारी की सारी लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी ऑटोमेटिक। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि बहुत सारी जगह हमें कोड को रोकना पड़ता है कि कोड डायरेक्टली ना चल जाए सारी की सारी एप्लीकेशन का, कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स पर चले या कुछ थोड़ी देर बाद चले। तो वो सारा का सारा काम करने के लिए हमें कोई ना कोई टूल रिक्वायर्ड। जब अब अगर हम एग्जांपल ले लें कि कोड ना चलेगा क्या मतलब, तो कोड अगर हम लोग लिख रहे हैं उसका मतलब तो चलना चाहिए ना। तो कोड कब चले, क्यों चले, मतलब हमें एक जरूरत कहाँ पे आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन नहीं हो रहा, हम ईमेल पासवर्ड दे रहे हैं उसके बाद बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तब लॉगिन होता है। इसी तरह ई कॉमर्स साइट है, दराज है, अमेजोन है, उस पर अगर हम लोग ओपन करते हैं तो ऑर्डर खुद ही नहीं हो जाता, तो हमें खुद से बताना पड़ता है, बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ता है, फिर वो इतना हिस्सा कोड का एग्जीक्यूट होता है जो ऑर्डर वाले फंक्शनैलिटी को देख। इसी तरह ऐड टू कार्ट है, फिर आपकी पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट हो रही है, आप लोगों ने अपना एड्रेस वगैरह एंटर करना है, पूरी की पूरी ई कॉमर्स साइट। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया अगर हम लोग चला रहे हैं, फेसबुक एग्जाम्पल ली, अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो पिक्चर्स या वीडियोस जो है या रील्स जो है वो ऑटोमेटिकली लाइक नहीं हो जाती, वो आप बटन प्रेस करते हो फिर उसका कोड एग्जीक्यूट होता है या डबल टैप करते हैं। इसी तरह यूट्यूब है, यूट्यूब चलाते साथ ही आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली आगे या पीछे या अगली पिछली वीडियो नहीं चल जाती, तो आपको खुद से प्रेस करना पड़ता है ना। उसमें एक ऑटो प्ले का ऑप्शन है, उसका भी बटन बना हुआ है, अगर वो ऑन करेंगे तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिक। तो अब हमें इतना तो पता लग गया कि हमें कोई ना कोई ऐसा कोड चलाने वाला टूल चाहिए जो हमारा कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम सीक्वेंस में ना चले, वो उस वक्त कोड एग्जीक्यूट करे जब हम लोग चाहें। कोई इवेंट हो सकता है या हम लोग कोड को पहले लिख के बाद में चलाना चाह रहे हैं, वो हमारी मर्जी। अच्छा, अब इस टूल मतलब ये जो टूल है हमारा जो हमें इस चीज़ में हेल्प करेगा, डायरेक्ट ने हमें प्रोवाइड किया है, उस टूल का नाम है फंक्शन। फंक्शंस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग एक कोड लिख लें और वो बाद में एग्जीक्यूट करें। बाद में कब एग्जीक्यूट करें, किसी न किसी इवेंट पर या जब हम लोग चाहें। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें उनको अब अपने टूल को बताना है, फंक्शंस को, कि भाई मैं ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ console.log इनसाइड फंक्शंस। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कोड है ना, ये सबसे टॉप पे लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये जो सबसे पहली लाइन है ना, कंसोल डॉट इनसाइड फंक्शंस की, ये सबसे एंड में एग्जीक्यूट हो, लेकिन कोड भी यहीं लिखा है। अब हमें इसको बताना है कि भाई मैं ये वाला कोड बाद में चलाना चाह रहा हूँ। तो ये कोड बाद में चलाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस कोड को एक ब्लॉक में रैप करना पड़ेगा। अब ब्लॉक में रैप करने का क्या मतलब है कि हमारा ये जो पूरा का पूरी एक फाइल है, ये एक पूरा हॉल बना हुआ है, ये एक पूरा ब्लॉक बना हुआ है, जस्ट लाइक ये पूरा हॉल है। अब इसके अंदर सिटिंग के लिए बेंचेस लगाए गए हैं या चेयर्स लगाई गई हैं ताकि सारे के सारे इजीली अकोमोडेट कर सकें।
इसी तरह हम लोग अपने कोड में डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस बना लेते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये बाद में चलेगा, ये वाला जो हिस्सा है ये कंडीशन पे चलेगा। जैसे इफ एल्स में भी हम लोग लगा रहे थे, ये वाला जो पोर्शन है ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। आगे जाके हम लोग लूप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग उसको देखेंगे कोड को बार बार कैसे चलाना है। तो अब हमने उसको ये तो बता दिया कि भाई ये वाला जो मेरा ब्लॉक है इस कोड को मैं बाद में एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इन लोग को टूल लगाते हैं तो उसका एक बेसिक सिंटैक्स है। तो इसका सिंटैक्स क्या है कि कर्ली ब्रेसेस से पहले राउंड ब्रैकेट्स, जैसे इफ एल्स में भी आ रहे थे, और उस टूल का नाम। जब फंक्शन के सिंटैक्स में एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, फंक्शन का नेम। मैं इसको नाम दे लेता हूँ प्रिंट। वो उसमें भी आता है 3 बार चलाना है कैसे, वो हम सारा देखते हैं। मतलब 1 मिनट आते हैं, अभी मैं पहले सिर्फ सिंटैक्स समझा रहा हूँ, अभी हम लोग एग्जीक्यूशन पे भी आते हैं। तो हमने इसका सिंटैक्स क्या देखा कि सबसे पहले टूल का नेम फंक्शन, फिर आगे उस फंक्शन का नाम। यानी अब हम लोगों के पास ये कोड तो आगे आगे मैं ये नाम नहीं लिखता, डायरेक्ट हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। तो अगर तो हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही फंक्शन होना था तब तो ओके है। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस किया कि अगर हम लोग सिर्फ दराज की ही एक एग्जांपल लें तो उसमें कितने सारे फंक्शंस बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग गए किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर, वहाँ पे दराज पे ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कर लेते हैं दराज के ऊपर लॉगिन साइन अप का एक फंक्शन बन जाएगा, और उसके बाद फंक्शन बनेगा नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए एक फंक्शन बन जाएगा ऐड टू कार्ट, और उसके बाद फिर पेमेंट के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट वाउचर ऐड करना है नहीं करना, मल्टीपल चीज़ें कार्ट में ऐड करनी है नहीं करनी, क्वांटिटी कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट बाय कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना कि एक लेनी है मल्टीपल लेनी है। तो वो सारी की सारी चीज़ें अब एक ही एप्लीकेशन के अगर अंदर अगर इतने सारे फंक्शंस बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि हर फंक्शन की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं है तो किसी भी वक्त कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है, इसलिए हमें उसको कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम देना पड़ता है। अच्छा, फंक्शन का नेम इन्होंने क्वेश्चन किया है कि फंक्शन का नेम कैमल केस में लिखना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है। अब फंक्शन का नाम रखते वक्त कुछ रूल्स है। उन रूल्स में एक चीज ये भी है कि हम फंक्शन के नाम में स्पेस नहीं दे सकते। और भी डिफरेंट रूल्स हैं, लेकिन उनमें से एक रूल ये है कि हम लोग इसमें स्पेस नहीं दे सकते। तो अगर हम लोग स्पेस नहीं दे रहे और इस तरह लिखने हैं तो एक काफी कम्प्लेक्स चीज बन जाती है। मैं बताता हूँ। तो डेवलपर्स ने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि हम लोग फंक्शंस का नेम और वेरिएबल का नेम कैमल केस में रखें। दो दो केस ज्यादा मशहूर है, मैं बता देता हूँ। एक है कैमल केस, और दूसरा है स्नेक केस बोलते हैं, या कबाब केस भी इसको बोलते हैं। हाँ, पास्कल केस और ऑल केस, ये 4 केस हैं जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं।
अच्छा, इनमें सबसे ज़्यादा जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है या टाइपस्क्रिप्ट के जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं वो है कैमल केस। और अगर हम लोग कोई एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जो चेंज नहीं होगा ऑल क्रॉस द एप्लीकेशन, या उसकी एक वैल्यू फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल हमें कहीं पाई पाई वैल्यू है ना मैथ की 3.14, उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो उसका नाम हम लोग ऑल कैप्स में रखें। तो ऑल कैप्स में रखना कोई रूल नहीं है, बस एक स्टैंडर्ड बना है कि कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी उसका नाम हम लोग ऑल कैप्स में रखें। पास्कल और स्नेक केस हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं, जैसे कैमल केस यूज कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं ना, तो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट, उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं कि इस पूरी एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, मतलब कौन से कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी नहीं है, तो हम लोग ये मेंशन कर लेते हैं कि क्या पूरी एप्लीकेशन में सेमीकोलन लगा होगा या नहीं लगा होगा। और इसी तरह हम लोग केस भी डिफाइन कर लेते हैं एप्लीकेशन बनाते वक्त, क्योंकि एप्लीकेशन जब बनती है तो एक डेवलपर नहीं बनाता, पूरी टीम होती है जो डेवलपमेंट कर रही होती है। तो हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन में हम लोग कैमल केस यूज कर रहे होंगे, स्नेक केस यूज कर रहे होंगे। अच्छा, फंक्शन के सिंटैक्स की समझ आ गई कि फंक्शन उसका नेम, आगे राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद जो कोड एग्जीक्यूट करूँ। रिटर्न टाइप, अभी डाटा टाइप कोई भी मेंशन नहीं। अभी हम लोग रिटर्न पर आए ही नहीं, अभी हम लोगों ने सिर्फ फंक्शन को ही देखना कि फंक्शन के अंदर कोड कैसे जब रिटर्न पर आए। अच्छा, अब ये हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है प्रिंटर के नाम से, जो कि लाइन क्रिएट करेगा इनसाइड फंक्शंस। तब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए उस फंक्शन का नेम और आगे राउंड ब्रैकेट। इनसाइड फंक्शन। अच्छा, अब ये वाला जो कोड है हालांकि सबसे टॉप पर लिखा हुआ है लाइन नंबर 2, 3 और 4 में, लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ पर हो रहा है, लाइन नंबर 22 पर। यानी इन 5-6 लाइनों के बाद, 6 लाइनों के बाद जो हम लोगों ने लिखी हुई है 16, 17, 18, 21 तक, पहले वो लाइन एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद जाके इन साइड फंक्शंस वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। वहां पर एग्जीक्यूट हुआ। अच्छा, हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, वो सबसे पहले रीड करता है कि एक फंक्शन है, वो इसको अंडरस्टैंड कर लेता है और अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, यानी सिस्टम की मेमोरी में सेव कर देता है कि एक फंक्शन बना हुआ है, दूसरा फंक्शन बना हुआ है, उसको भी अपनी मेमोरी में सेव कर लिया। अब यहाँ से उसको कोड एग्जीक्यूशन वाला नजर आ गया कि यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी, तीसरी। कर सकते हैं।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो कुछ कंसेप्ट हैं जो अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ फंक्शन ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरराइडिंग है, उसके बाद स्क्रिप्ट और मॉड्यूल्स का एक कंसेप्ट है, वो हम लोग जब स्टडी करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक फाइल से दूसरी फाइल में कैसे लेके जाए। हम लोग वेरिएबल की वैल्यू भी एक फाइल से दूसरी फाइल में ले जाए। आगे जाके हम लोग ना एप्लीकेशंस बनाएंगे। मैंने लास्ट टाइम पे मेरे ख्याल डिस्कस किया था कि 12 एप्लीकेशन हम लोग एंड पर बना रहे होंगे। और आपकी क्लास में से एक ने बनाई हुई है, अहमद जवाद ने। तो उनमें हम लोग कर रहे होंगे ये काम। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो एप्लीकेशंस के हम लोग लर्न टाइपस्क्रिप्ट मोड प्रोजेक्ट्स। और ये सबसे पहले कैलकुलेटर है, फिर नंबर गेसिंग गेम है, एटीएम है। तो हम लोग ये जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं इसी तरह बनाएंगे अलग अलग, कि एक में हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे होंगे एक फाइल में, दूसरी फाइल में उस इनपुट को लेकर आगे एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेटर बना रहे हैं जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, तो हम लोग एक फाइल में वो करते हैं। अगर हम लोग साथ में लॉगरिदम वाली वैल्यूज भी ऐड कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी भी ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग फाइल बना लेंगे। जी जी। इंफॉर्मेशन हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पर। हाँ बिल्कुल। मतलब हम देखो, कोड सारा का सारा एक फाइल में हो सकता है, वो कोई मसला नहीं। लेकिन इंडस्ट्री कन्वेंशन है कि 500 से 1000 लाइन के 1000 लाइन तक कोई हम लोग एक फाइल में कोड करते हैं, 500 टू 1000 लाइन। इससे जितना ज्यादा कोड होता जाएगा वो उतना ही बुरा कोड माना जाएगा। तो कोड की ना कोड को कैटेगराइज करते हैं हम लोग दो तरह से। एक कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, सही आउटपुट दे रहा है, सही कोड। कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा या सही आउटपुट नहीं दे रहा, तो उसका मतलब कोड गलत है। एक है कि हम लोग कोड की क्वालिटी पे उसको चेक करते हैं कि क्या कोड रीडेबल है, उसने वेरिएबल्स के फंक्शंस के नाम सही से रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम लोगों ने यूजर से उसकी एज इनपुट ली है, और डेवलपर ने उस वेरिएबल का नाम रख दिया है बी, तो अब जो अगला बंदा उसको पढ़ रहा है कोड, उसके लिए रीडेबल नहीं है, उसको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कोई भी हमारा कोड पढ़ सकता है। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब एप्लीकेशन जो होती है ना, जैसे अगर हम लोग देखें फेसबुक कब से चल रही है। फेसबुक कब से चल रही है। अब 2000 समथिंग 5 ही चलने लगा था। तो 2005 से लेके 2024 आ गए, तो क्या जिन डेवलपर्स ने फेसबुक बनाई थी वो सारे जिंदा होंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो नए डेवलपर हायर कर रहे हैं, पुरानों को फायर कर रहे हैं। तो जो बंदा आ रहा है नया, उसको उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है जो हम लोगों ने इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स बना दिए। बात का होता है कि आपके पास एक फ्रीलांस का क्लाइंट आया, लेकिन उस क्लाइंट ने आपको बहुत तंग किया। काम तो आपने उसका कर दिया, दोबारा नहीं आप उसको काम करो, फिर वो बंदा नया डेवलपर ढूंढता है। कई दफ़ा उसको डेवलपर ही पसंद नहीं आता। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे अब कंपनीज में हम लोग, हमारी एजेंसी वगैरह हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बंदा आया, क्लाइंट आ गया, ठीक है। हम लोगों ने एक टीम बनाई छोटी सी, 2-4 बंदों की, जित प्रोजेक्ट के लिहाज से 4 बंदों की टीम बना दी, और उसको प्रोजेक्ट असाइन कर दिया। उसने वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बेसिक ई कॉमर्स था क्लॉथिंग का। अब मेरी टीम में टोटल 8 बंदे थे, उस चार में से 4 बंदों ने वो बना दिया, बाकी 4 किसी और पर काम कर रहे थे।
दोबारा उसी प्रोजेक्ट में कोई अपडेट आई, जिन 4 बंदों ने बनाया था उसमें से या कोई बंदा कंपनी छोड़ गया या किसी और प्रोजेक्ट में मसरूफ था, तो मैं दूसरी टीम में से बंदा लगा दूँ। तो इस तरह बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि क्यों हमें अपना कोड किसी और को पढ़ाना है। वैसे हम लोग अपना कोड पब्लिक नहीं करते, इट्स लाइक यहाँ पर अगर आप देखें ना कि फाइल और रिपोजिटरीज, पीईसी वेब वेबसाइट, यहाँ पे लिखा आ रहा है सामने, ये प्राइवेट, पब्लिक, पीईसी वेबसाइट प्राइवेट। इसी तरह कंसल्टेंट केयर की एपीआई प्राइवेट, और हैदराबाद की सिलेबस एपीआई भी प्राइवेट है, पीईसी सिलेबस, और बहुत सारी मेरी जो है वो आप लोगों को यहाँ पे प्राइवेट रेपोज मिल जाएंगे। यो फेमस एक नेटिव की एप्लीकेशन थी, मोबाइल एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम के जैसे काम करती है, तो ये भी प्राइवेट है। तो ये जो कोड है जो हम लोग करते हैं क्लाइंट के लिए, वो हमारा प्राइवेट ही रहता है। कुछ रेपोजिटरीज आपको पब्लिक मिलेंगी जो हमें हमने खुद पब्लिक की हुई है, लर्निंग की है, या आप लोगों की क्लास की रेपोजिटरी है, जस्ट लाइक यहाँ पर आपको मिल जाएगी पेनामस बैच। ये सारा का सारा कोड आप लोगों का अपलोड हुआ पिछले हम लोगों ने सारे क्लास में। अच्छा, फंक्शंस आप लोगों ने देखा, फंक्शंस पे दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, फंक्शंस में हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन बनाया कैसे, बनाया क्यों, और उसको यूज कैसे किया। अच्छा, अगर हम लोग एक दफ़ा वेरिएबल बनाते थे, जस्ट लाइक मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू, अब मैं इस वेरिएबल को यूज करते हुए कितनी दफ़ा ये वाले स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकता हूँ, इनफाइनाइट। जितनी दफ़ा कंसोल लोग लगाऊंगा, ये उतनी दफ़ा ही प्रिंट हो जाए। इसी तरह फंक्शंस में हमारा काम है कि एक दफ़ा अगर मैंने फंक्शन बना लिया तो जितनी दफ़ा मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा उतनी दफ़ा ही वो कोड एग्जीक्यूट हो जाए। उतनी दफ़ा ही वो कोड एग्जीक्यूट हो गया। और जहां पर मैंने कॉल किया, 4 दफ़ा कॉल किया 3 और 4 के दरमियान, 4 दफ़ा मैंने कॉल किया था 3 और 4 के दरमियान, 4 दफ़ा ही उसकी आउटपुट आ गई 3 और 4 के। अच्छा, अब हम लोगों को ये तो समझ आ गई कि ये हमारा फंक्शन, फंक्शन को कॉल करने का तरीका। और हम लोगों ने देखा कि अब फंक्शन की है दो टाइप्स। एक फंक्शन जो हम लोग कस्टम बिल्ड करते हैं, एक है बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब क्या है, जो बने बनाए हैं, जैसे कंसोल डॉट लो, टाइप स्क्रिप्ट हमें बना के दिया, उसके लिए हमने कोई लॉजिक नहीं लिखी कुछ। इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस बने हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। W3 स्कूल्स, जावास्क्रिप्ट, मैथ,
जैसे ये मैंने कुछ फंक्शन बना के दी मैं मैथ डॉट राउंड ऑफ करने के लिए किसी एक नंबर को, मैथ डॉट सील और मैथ डॉट फ्लोर। अच्छा, ये दोनों ही राउंड ऑफ करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा, अब फ्लोर, नॉर्मल अगर हम फ्लोर देखें तो फ्लोर का मतलब होता है फर्श, और सील सीलिंग से निकला है, इसका मतलब होता है वो छत। तो अब मैथ डॉट सील क्या करता है, उस नंबर को ऊपर वाले नंबर पर ले जाता है, यानी अगर 6.1 है तो उसको 7 कर देगा, और फ्लोर क्या करेगा, उसी को नीचे वाले नंबर पे ले 6 कर दे। जैसे यहाँ पे अगर उन्होंने किया हुआ है मैथ डॉट राउंड 4.4, अच्छी कुछ भी करके देखते 4.5 को उसने 5 कर दिया। 4.4 उसको भी 5 कर, नंबर एक अप कर देगा। और इसी तरह फ्लोर को देखें तो उसने 4.7 को भी 4 कर, राउंड क्या कर रहा था, 4.5 को ऊपर लेके जा रहा था, 4.5 से अबव। स्टील ने क्या किया, मैथ सॉरी 4.4 उसको भी अबव ले गया, और फ्लोर ने क्या किया, 4.7 को भी नीचे ले। उसके बाद है कि मैथ डॉट ट्रांस, ये क्या करेगा कि पॉइंट खत्म कर देगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न कर, लोअर लोअर। मैथ डॉट साइन आपको साइन रिटर्न कर देगा, मैथ डॉट पावर DOW, यानी x रेज टू पावर दिस वन, 8 का स्क्वायर 64। मैथ डॉट स्क्वायर रूट है, सब डिफरेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं पूरे की पूरी लिस्ट आ गई, ये बिल्ट इन, ये जावास्क्रिप्ट ने टाइपस्क्रिप्ट में बना के दिए हैं, बस हमने यूज करना। वैल्यू के आगे नहीं, वैल्यू एज ए पैरामीटर पास करनी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैथ डॉट लॉग विद बेस 10, यानी लॉग 10, और आगे पैरामीटर में उसकी वैल्यू पास कर देंगे आर्ग्यूमेंट। इसी तरह मैथ डॉट लॉग विद बेस 2 और आगे 8, सिंपल लॉगरिथम। ये सारे आपको मिल जाएंगे, ए एब्सोल्यूट, कॉस थीटा, ए कॉस, ए कोश, ए साइन, उसके बाद आपको मिल जाएगा सिंपल कॉस। अगर एक लिस्ट दे दें नंबर की, उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, और रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए साइन थीटा, स्क्वायर रूट, tan थीटा, डिफरेंट आपको पूरी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मैं लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूँ। अच्छा, अब हमें तो इतना तो पता लग गया कि दो तरह की फंक्शन है, एक कस्टम और एक बिल्ट इन। बिल्ट इन बहुत सारे बने पड़े हैं हर बहुत सारे कामों के, जैसे मैथ मैथ के हम लोगों ने देख लिया, इसी तरह हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग के भी डिफरेंट फंक्शंस बने पड़े। स्ट्रिंग को डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करना है, स्ट्रिंग को अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, तो डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बने पड़े। अगर हम लोग देखें डॉट टू लोअर केस, सॉरी टू अपर केस, अब क्या हो रहा है कि इसको मैंने कैपिटल केस में, कैपिटलाइज्ड केस में लिखा। कैपिटलाइज्ड केस का मतलब है कि पहला लेटर बड़ा, बाकी सारे छोटे। जिसके साथ मैंने डॉट टू अपर केस लगाया था, वो वाली वैल्यू कैपिटल, सारे कैपिटल में प्रिंट हुई है, बाकी सारी सारे स्मॉल। तो हम इतना तो समझ गए कि फंक्शन है क्या और फंक्शन है क्या। अब अगर मैंने जिसके साथ लगाया था डॉट टू अपर केस, सिर्फ और सिर्फ उसी की वैल्यू चेंज हुई, जैसे
फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ा है कि जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त उसका कोड एग्जीक्यूट होगा, बाकी वैल्यूज पर उसने इफेक्ट नहीं किया। जी ये वाली वो फंक्शन की ब्रैकेट्स है ना। मैं एक काम करता हूँ, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। दोबारा अगर हम लोग अब ये वाली वैल्यू इसको असाइन होगी टेस्टिंग को, जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसी वक्त फंक्शन ने अपना दिखाया है। कुछ फंक्शन हैं जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू को ही चेंज कर देंगे, कुछ फंक्शन आपको सिर्फ नई वैल्यू रिटर्न कर, तो अब हमारी लॉजिक पर डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन सा फंक्शन कब यूज कर रहे हैं। दोबारा ठीक है। अच्छा ये जो फंक्शन है ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता, जब हमने कॉल किया है ये एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। वो string अभी हम लोगों ने रिटर्न का कंसेप्ट पढ़ा नहीं तो इसलिए मैं चाह नहीं रहा था कि इसको करूं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, वैर val2 इज इक्वल टू दिस। मैं एक्स्ट्रा कोड जरा कमेंट कर रहा हूँ, और csc नोड इंडेक्स डॉट टू कैपिटल केस में, उसके बाद जहाँ हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया था वो वाला कंसोल कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल। वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें किसी और वेरिएबल में क्यों स्टोर करवाना पड़ता। अच्छा यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन के फंक्शन है क्या, क्यों यूज होता है और बनाना कैसे। एरर फंक्शन में खुद ही वैल्यूज रिटर्न कर देते हैं, वो भी करते हैं। अभी हम लोग एरर फंक्शन पे जाते हैं फिर करते हैं, हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। जी जी हाँ वो ऑलरेडी सी, वो उसका कोड जो है हमें जब हम लोग वैल्यू की डाटा टाइप क्या है, वैल्यू की डाटा टाइप, वैल्यू की डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये जितने भी फंक्शन है ये सारे स्ट्रिंग के साथ से ऑटोमेटिकली गेट करता है कि क्या इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है या नहीं। मैं अगर अभी आपको करके दिखाऊं, वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ 10 दे दे, ये नंबर के ऊपर नहीं एग्जिस्ट करता, तो पहले चेक करता है कि इसकी डाटा टाइप क्या है और उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट करे। जैसे अभी अगर हम लोग देखें इस एरर को, तो प्रॉपर्टी डॉट टू अपर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नंबर। अब वो एग्जिस्ट कहाँ करेगी, स्ट्रिंग के ऊपर, क्योंकि स्ट्रिंग ही बड़ा से छोटा हो सकता है, नंबर बड़ा छोटा नहीं हो सकता। तो वैसे इसमें लेस देन ग्रेटर देन का कंसेप्ट तो है, लेकिन अपर केस और लोअर केस वाला कंसेप्ट नहीं। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं
जो परसेंटेज कैलकुलेट कर सके। मतलब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है, स्टूडेंट के मार्क्स ले या किसी तरह स्टूडेंट अपने मार्क्स एंटर करें और वो परसेंटेज कैलकुलेट करके बता दे कि आपके 20% मार्क हैं, 80% मार्क हैं, 75 हैं, 80 हैं, जितने भी हैं, उसका कोड करके देखते हैं। दोबारा दोबारा 4 वैल्यू। मैं अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ जो मैं समझा, फिर आप मुझे वैलिडेट कीजिएगा कि आपके पास 4 डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। अब उन चारों के ऊपर अब अपर केस लगाना चाह रहे हैं, तो अब हमें 4 अलग अलग दफा लगाना पड़े, एक ही दफा मैं कोड ऐसा लिख दूँ वो चारों पे लगे, तो वो आगे जाके हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे एरे का, इसके अंदर हम लोग मल्टीपल के ऊपर लग रहे हैं। अच्छा जी, अब हम लोग फंक्शन बनाए, फंक्शन का कोड कैसे होगा हासिल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन का नेम, आगे परसेंटेज पर एज कैलकुलेटर अराउंड ब्रैकेट्स और ये। अच्छा जी, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, 2 वेरिएबल्स। अच्छा, उन 2 वेरिएबल्स में क्या होना चाहिए, अगर हम लोग मार्क्स की कर रहे हैं, लेट्स से मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, एक ऑब्टेन्ड मार्क्स और एक टोटल मार्क्स। तो हम लोग बना देते हैं वैर obtained marks is equal to data by number is equal to 90 195 where total marks to obtained marks divided by total marks और सारों को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और अब मैं उसकी वेरिएबल की प्रिंट करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग परसेंटेज। कोड चलेगा, कॉल नहीं किया। सर अब अगर हम उसे कॉल करना है परसेंटेज कैलकुलेटर, 78%, किसी का 195 है 250 में से, तो उसकी जो परसेंटेज बनेगी वो 75% बनेगी। चलिए मैं इस कोड को थोड़ा 4-5 दफा एग्जीक्यूट करूँ। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितनी दफा भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, हर दफा आंसर सेम आ रहा है, वो सेम वैल्यूज ले रहा है और सेम परसेंटेज निकाल के दे रहा है। अब ह्यूमनली तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि सबके एक जितने ही नंबर आए, तो डिफरेंट मार्क्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें अपने फंक्शन के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा टूल चाहिए होगा या किसी ना किसी तरह हम वो वैल्यूज चेंज कर सकते।
फंक्शन के अंदर भी बन सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी बन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर लॉजिक और नीड, डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक फंक्शन बनाया जो डेटाबेस से डाटा गेट कर, तो उसका वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही हो, उसका अंदर हो। मैं आपको एक दो कोड दिखा देता हूँ जहाँ पर सर्विस और ईमेल, जैसे ये एक मैंने बनाया हुआ है, ये एक फंक्शन है। अभी एरो फंक्शन आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। एक एरो फंक्शन बनाया है गेट के नाम से, और कुछ कुछ कीवर्ड हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आएंगे, तो हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट कैटेगरीज db डॉट सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट नेम। अब ये जो वेरिएबल बना हुआ है प्रोडक्ट कैटेगरीज का, सबसे पहली लाइन जो सिलेक्टेड है वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही बना, क्योंकि मैं डेटाबेस से डाटा गेट कर रहा हूँ तो बाद में उसको रिटर्न कर। हाँ, यहाँ चेंज नहीं होगी, डिफरेंट हमें जरूरत पड़ने पे कि अगर हमें जरूरत पड़ रही है कि हमें कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है तो हम लोग कांस्टेंट करेंगे, कहीं हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोग दूसरा भी बना लेते हैं सिंपल वेरिएबल। अच्छा, अब हम लोग थे कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी, अच्छा मल्टीपल वैल्यूज ऐड करने के लिए हमें, मैं एक और फंक्शन बना लूँ सीधे कोड बाद में अपना काम से, फंक्शन परसेंटेज कैलकुलेटर विद पैरामीटर्स। अच्छा, बाकी सारा कोड तो हमें वैसे ही चाहिए कि दो वेरिएबल चाहिए और फिर हम एक वेरिएबल में परसेंटेज कैलकुलेट करके प्रिंट करवा दें। पैरामीटर अपडेट वर्ड कंप्लीट भी आ जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट एक टूल देता है कि हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स यूज करें। वो पैरामीटर्स हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि पैरामीटर हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जहां हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां से हम उस फंक्शन को इनपुट दे सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था लाइन नंबर 2 पर, लेकिन इसको हम लोग कॉल कर रहे थे लाइन नंबर 19 22 तक, हम यहाँ से उसको इनपुट दे सकें। यहाँ से अगर हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ पर यूज हो, मतलब जो इनपुट हम लोग पास कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर यूज हो। तो अब अगर हमने इनपुट दी है तो इनपुट देने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसको स्टोर करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वो पैरामीटर्स लिख लेते हैं, obtained marks, data type number, total marks, data type number। अब फंक्शन का सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब फंक्शन के सिंटैक्स में चेंजिंग क्या आई है, सबसे पहले फंक्शन, फंक्शन का नेम, फंक्शन के नेम के बाद
उसके पैरामीटर्स जो हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट्स लगाई थी, उसमें हम लोगों ने कुछ वेरिएबल टाइप्स डिफाइन कर दी है कि इनमें आगे हमारा डाटा स्टोर होगा। जो हम लोग इनपुट देंगे फंक्शन को, वो इन दो वेरिएबल्स में आगे डाटा स्टोर होगा हमारा। अब जब डाटा स्टोर हो रहा है तो उस डाटा के ऊपर अगर हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म जैसे नॉर्मल करते थे, वेरिएबल्स के ऊपर हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन परफॉर्म करते रहे हैं। सबसे पहले असाइनमेंट भी हमारी यही थी, सम कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एटसेट्रा। तो इसी तरह हम लोग इन पैरामीटर्स के ऊपर भी अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने परफॉर्म की, परसेंटेज निकाली और परसेंटेज प्रिंट करवा। अब मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों ने सीखा कि हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, फंक्शन को अगर मैं नॉर्मली जैसे कॉल करते थे वैसे कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे एक एरर दे रहे हैं, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 3, कि भाई मुझे 2 इनपुट्स चाहिए। ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हो, इस फंक्शन के लिए 2 इनपुट रिक्वायर्ड, वो आपको पास करनी पड़ेगी। तो वो हम लोग पास कर देते हैं। सबसे पहले 10 मार्क्स है, 234 और 250। अच्छा, पहली वाली वैल्यू जो हम लोग पास कर रहे हैं वो पहले पैरामीटर के पास जाएगी, और दूसरा आर्गुमेंट जो पास कर रहे हैं वो दूसरे पैरामीटर के पास जाएगी। जी जी, अगर हम टोटल पहले लिखते हैं तो वो परसेंटेज मैक्सिमम मतलब हमें ज़्यादा कैलकुलेट कर देगा। मैं नीचे वाले में कर देता हूँ, तो मैं 2 दफ़ा कॉल कर लेते हैं फंक्शन को। मैं इसको 300 कर देता 78, वो जो हमारी फिक्स वैल्यूज के साथ आ रही, 234, और जिसमें हम लोग 300 पास कर 93 वाला कोड। नाइन्टी थ्री 120। जब मिस्टेक कहाँ हो रही है कि परसेंटेज तो 100 या 100 से कम होनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि टोटल मार्क्स पहले भेज रहे हैं और 10 मार्क्स बाद। अब वो क्या कर रहा है कि उसने तो उसी में लेना है ना, उसको नहीं पता। उसने पहले वाले में ऑब्टेन ले लिया, दूसरे वाले में टोटल ले लिया। अब ये हमारी मिस्टेक है कि हम लोगों ने गलत कोड भेजे या गलत वैल्यू सेंड की। कंडीशन लगानी पड़ेगी। मतलब जब हम लोग बना रहे होते हैं परसेंटेज कैलकुलेटर, हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं। जो टोटल मार्क्स होते हैं वो तो फिक्स रहते हैं हर किसी के लिए। हाँ, कंडीशन लगानी पड़ेगी। जो मैक्सिमम है उसको टोटल भी काउंट करें, और जो मिनिमम है उसको काउंट करें। पहले वाला कोड अच्छा, ये है तो एक जुगाड़ है, लेकिन जब हम लोग ऐसे एप्लीकेशन बना रहे होते हैं फिर हम लोग परसेंटेज के ऊपर नहीं लगाते, हम ऊपर वाले 2 वेरिएबल्स के ऊपर लगाते हैं। उसमें एक बना बनाया फंक्शन आता है, मैथ डॉट मैक्स। वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, बड़ा कौन सा।
जो बड़ा होता है वो लगा के हम लोग चेक करते हैं कि टोटल कौन सा। 100 से ऊपर भी जा सकती है। हाँ, कोविड के मार्क्स एफएससी और मैट्रिक के। वैसे परसेंटेज तो ये तो यूनिवर्सल बोला है ना कि 100 तक ही रहेगी। हाँ, उसकी निकाली जा सकती है, इन्फ्लेशन रेट 100 से ऊपर जा सकता है। उसके अलावा ये जो स्टॉक मार्केट की वैल्यूज होती हैं वो जा सकती हैं। क्या हुआ? यार इन्फ्लेशन 100 से ऊपर जा चुकी है। तो तो इस साल को हुई है ना, मतलब अगर हम टोटल 25 साल पुराना देख लो, या जब से पाकिस्तान बना है तब से देखो तो वो तुम्हारे ख्याल 1000 से ऊपर चली गई है। वैल्यू पे भी देख लो तो फिर मेरे ख्याल डॉलर के आसपास थी जब हम लोग पाकिस्तान आजाद हुए। 2-3 रुपए, हाँ मतलब। उसके अलावा ये जो क्रिप्टो करेंसीज आती हैं इनकी वैल्यूज भी ऐसे चेंज होती हैं 100 प्लस परसेंटेज। अच्छा अच्छा।